अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, जो कि आप लोगों के एमडी कैट के कोर्स का सेकंड चैप्टर बनता है। वर्क एंड एनर्जी इट इज़ अ शॉर्ट चैप्टर और काफ़ी आसान भी है, तो आप लोग ज़रा गौर से लेक्चर्स देखिएगा। देखो, वर्क पहला टॉपिक है। वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि जब आपके पास एक बॉडी है और उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो बॉडी उसी ही फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहते हैं कि वर्क हो चुका है इस बॉडी के ऊपर। तो डिफिनीशन भी उन्होंने यही बताई है कि व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब इसका ये बनता है कि आपके पास एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने एक फोर्स लगाया है। लेट सपोज दिस इज अ पुलिंग फोर्स, एक बंदा यहाँ से इसको खींच रहा है, ओके, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन शो करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस बॉडी ने कुछ मोशन किया है, इस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो फिजिक्स की जुबान में हम इस चीज को वर्क कहते हैं। इस वर्क को अगर तो हम दूसरे डिफिनीशन से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसका क्या मतलब बनता है, और वहीं से हमारे पास इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आ जाती है कि वर्क डन हमारे साथ इक्वल होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और स्केलर प्रोडक्ट में हमने कहा था कि जो क्वांटिटी हमारे साथ रिजल्टेंट आती है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ पर कहा है दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यू डू नॉट नीड अ डायरेक्शन फॉर वर्क। और वर्क के ऊपर आप जो है तो वेक्टर अलजेब्रा जो होता है, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर हो गया, या ये सारी चीजें हो गई, तो वेक्टर अलजेब्रा वर्क के ऊपर अप्लाई नहीं होता बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैथमेटिक्स में कुछ डिराइवेशंस आप लोगों की बुक ने लिखी है और वो यहाँ से आती है कि एफ डॉट डी तो आप लोगों के पास एंड प्रोडक्ट है। लेकिन आते हैं हम इस डायग्राम के ऊपर, हमारे पास डी इस डायरेक्शन में है एंड फोर्स इज अलोंग दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक वेक्टर फोर्स का आप लोगों के पास परपेंडिकुलर आएगा विच इज द एफ वाई, और दूसरा वेक्टर आप लोगों के पास फोर्स का कंपोनेंट एफ एक्स आएगा। अब अगर हम डिफिनीशन के ऊपर गौर करें तो हमसे कहा गया कि फोर्स इज अप्लाइड इन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो उसको हम वर्क डन कहेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एफ वाई, इट इज डूइंग जीरो वर्क, और उसकी वजह यही है कि एफ वाई जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है, वो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में है ही नहीं, तो वो कुछ वर्क कर ही नहीं रहा। तो तमाम का तमाम जो वर्क कर रहा है दैट इज एक्चुअली द एफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो हम लोग जब वर्क डन की वो लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म, तो हम लोग इस कंपोनेंट को मेंशन करेंगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। सही है। एफ एक्स को अगर हम खोल लें तो हमारे पास आ जाता है एफ कॉस ऑफ थीटा, सही है, एंड देन यू हैव द डी। सही है। इसको सिंप्लीफाई करो तो एफ डी कॉस थीटा बन जाएगा, इस कॉस को हम उधर लेके गए हैं। अब ये चीज हमारे पास इस चीज के इक्वल है। हम जब स्केलर प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे थे वेक्टर्स एंड वो वाला, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को ये याद हो कि इस चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो उससे ये बनेगी, इस चीज को अगर आप कॉम्पैक्ट करोगे तो उससे ये बनेगी। तो आप लोगों के पास आ जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर। यहां पर इस वाले इक्वेशंस में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे थे, डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट था वो हमें कॉस थीटा बता रहा था, इसलिए यहां पर हम एफ और डी के ऊपर वेक्टर साइन नहीं पुट करते। लेकिन यहां पर हमने कॉस थीटा को खत्म कर दिया है, हमने एफ डॉट डी पुट कर दिया, तो अब हम वेक्टर का जो एरो है वो पुट करेंगे। कुछ जनरल एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को पहला वाला तो बता दिया है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके अलावा यूनिट जो है तो वो वर्क का जाउल है, और ये जाउल एनर्जी का भी यूनिट है। ये सिंपल रट्टे वाली चीजें हैं। जाउल को डिफाइन किया गया है कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर द वर्क डन इज 1 जाउल।
आप एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी उस फोर्स के एक्स कंपोनेंट के डायरेक्शन में जब वो फासला तय करेगी 1 मीटर का, तो आप लोगों के पास जो वर्क डन आएगा वो बराबर होगा जाउल के। तो जाउल आप लोगों के पास इक्वल हो गया है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, और जाउल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो। सीजीएस में हम अगर वर्क का वो देखें यूनिट, तो वो हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूटन मीटर, न्यूटन की जगह पर मैंने लिख दिया है किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर मीटर का यहाँ पर आ गया है आपके पास। अब 1 किलोग्राम किस चीज के इक्वल होता है? 1 किलोग्राम हमारे पास इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 ग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई किया है आप लोगों ने मीटर के स्क्वायर के साथ। इस मीटर और मीटर को मैं मीटर का स्क्वायर ले लेता हूँ, एंड मीटर आप लोगों के पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो वो हो गया 100 सेंटीमीटर, ऊपर उसका स्क्वायर लग गया है। सीजीएस का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये एक सिस्टम है। ये एम के सिस्टम में था हमारे पास मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और ये अब सीजीएस सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और सेकंड तो आपका एज यूजुअल सेकंड ही आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। अब ये हमारे पास 1000 है, और 100 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो दैट वुड बिकम 10,000, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आ जाएगा डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। और 1000 और 10,000, तो ये आप लोगों के पास बन जाता है 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ये बराबर है 1 जाउल के। अब ये जो क्वांटिटी आप लोगों के पास आ गई है, दिस इज द यूनिट ऑफ जाउल इन सीजीएस सिस्टम। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को इन्होंने एक नया नाम दिया है अर्ज का। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। अर्ग भी कह सकते हैं, अर्ज भी कह सकते हैं, द प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। बस आप लोगों को ये पता हो कि सीजीएस में वर्क का यूनिट अर्ज है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट अर्ज है, और 1 जाउल बराबर है 10⁻7 अर्ज के। और अगर आप ये इसको अर्ज के लिए लिखना चाहते हैं तो फिर ये होगा 1 अर्ज या अर्ग इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻7 जाउल, या फिर 10⁻⁻7 जाउल। इस 10 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा डायमेंशंस के ऊपर आते हैं, तो डायमेंशंस हम यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम, किलोग्राम की जगह पर हम लिख देंगे मास एम, मीटर का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास, और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर है, डिवीजन जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻2, 10 नहीं सॉरी, टी की पावर, टाइम की पावर। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यूरिंग वर्क डन। एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर वर्क करती है तो पहली वाली बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, सही है। सो वर्क इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और जिस बॉडी में एनर्जी आ जाती है उसके ऊपर वर्क डन हो रहा होता है, सही है। ये इसलिए हम वर्क और एनर्जी को इक्विवेलेंट लेते हैं, एक दूसरे के इक्वेट करते हैं। बाद में जब आप लोग पढ़ेंगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो वहां पर हमने एनर्जी को वर्क के साथ इक्वेट किया है। तो ये बात हम वहां पर ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एंड ये बात भी हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्क डन इज 0। आप लोगों के पास वर्क डन कब होगा? जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, सही है। एक बॉडी मोशन कर रही है लेकिन उसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ रहा, तो उसके ऊपर कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा। और न्यूटन्स के जो सेकंड लॉ है कि जब फोर्स अप्लाई होगा तब ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि जब एक्सेलरेशन नहीं होगी, यानी वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म होगी, तो मतलब है कि फोर्स नहीं होगा, और जब फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो अगर एक बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर वर्क डन नहीं हो रहा, सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। अब आते हैं हम वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स की तरफ। तो कांस्टेंट ये फोर्स है, ओके, बाय ए कांस्टेंट फोर्स।
कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है या फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम एक कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। आप लोगों को मैंने फार्मूला लिखवाया है कि W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अभी जो ये वाला प्रोसेस मैं कर रहा हूं, सही है, ये आप लोगों ने हर उस इक्वेशन के साथ करना है जिसके साथ साइन थीटा आ जाता है या जिसके साथ कॉस थीटा आ जाता है। इट इज सेम एवरीवेयर, ओके। इस थीटा को आप लोगों ने लेना है और इसको आप लोगों ने इस तरह के केसेस बना लेने हैं। थीटा अगर 0 डिग्री, खैर वर्क डन के केस में तो 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री को भी हमने इंक्लूड किया है, बट जब मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस पढ़ा रहा था, वी वर मेनली फोकसिंग ऑन दीज थ्री एंगल्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तो आप लोगों को डायरेक्ट ही आने चाहिए, आप लोग बैठ के सॉल्व ना कर रहे हो। पेपर में आ गया कि 60 डिग्री के ऊपर क्या होगा, आप लोगों ने डायरेक्ट लिख देना है 60 डिग्री के ऊपर ये चीज होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज आपने हर इक्वेशन के साथ अप्लाई करनी है। आपके पास जब एंगल 0 डिग्री होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, या 360 डिग्री होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इस वक्त आप लोगों के पास cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी। जब cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो वो अगर आप लोग यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैंने d नहीं लिखा, लेट मी फिक्स दिस, एफ डी कॉस ऑफ थीटा है। तो जब आप लोग यहाँ पर 1 पुट करोगे आपके पास वर्क डन इक्वल हो जाएगा एफ डी के, और इस वर्क डन को हम मैक्सिमम वर्क डन कहते हैं। इसलिए एट 0 डिग्री एंगल द वर्क डन इज मैक्सिमम, सही है, ये आपके पास मैक्सिमम वर्क डन आ गया। अब जब आपके पास एंगल 30 डिग्री का होगा, सिंपली आपने कॉस थीटा में 30 को पुट कर देना है, उसका वैल्यू होता है 30 का √3/2। आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कॉस थीटा को फाइंड करने के लिए, फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड बिलो 30 डिग्री, ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिंगर्स बिलो द 30 तो वो है 3, अंडर रूट इसका ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, तो √3/2 आप लोगों के पास cos थीटा आ गया, cos 30 आ गया। अब इस एफ डी के की जगह पर मैं W मैक्स लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा W30 इज इक्वल टू W मैक्स मल्टीप्लाई बाय √3/2। If I could make it little cleaner, W max किसकी जगह आ गया, एफ डी की जगह पर आ गया, √3/2। ये चीज क्यों जरूरी है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 30 डिग्री के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम का कितना हिस्सा होगा, तो मैक्सिमम का √3/2 हिस्सा होगा, सही है। और इसमें आपसे रेशो भी मांगा जा सकता है कि वर्क डन एट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय वर्क डन मैक्स, उसकी रेशो क्या है, तो उसकी रेशो सिंपली ये W मैक्स आप लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा √3/2। तो इस तरह इक्वेशंस के साथ आप लोग केला करें, इस तरह आपसे इक्वेशंस भी नहीं भूलेंगे एंड आप उस इक्वेशन से हर किस्म का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एट 45 डिग्री एंगल 45 हमारे साथ इक्वल, cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, एफ डी की जगह W मैक्स लगा दिया है, तो W मैक्स डिवाइडेड बाय √2, इसका भी आप लोग रेशो निकाल सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थीटा जब हमारे पास 60 डिग्री होगा बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। आप लोगों का एफ डी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा W मैक्स डिवाइडेड बाय 2। अब एक एमसीक्यू पेपर में अक्सर आता है कि एट व्हाट एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वर्क डन मैक्सिमम, यानी वो कौन सा एंगल है कि जिसके ऊपर फोर्स और फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगता है तो वर्क डन मैक्सिमम का हाफ होता है, तो दैट इज 60 डिग्री, मैक्सिमम का आप लोगों के पास हाफ आ गया है। एट 90 डिग्री या एट 270 डिग्री cos 90 या cos 270 डिग्री इज इक्वल टू 0, जब 0 एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होगा आप लोगों का वर्क डन 0 हो जाएगा, सही है। एट 180 डिग्री cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो जब -1 आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे दिस वुड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डी, एंड वो बन जाएगा मैक्सिमम का नेगेटिव। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस एंगल के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम का नेगेटिव बन जाता है, ओके। दिस इज
मैक्सिमम इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज मिनिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन। इस तरह हम फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। तो हम कहते हैं जब हमारे पास एंगल, व्हेन द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है एंड 0 डिग्री से अबव भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से लेस हो तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा एंड मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन 0 डिग्री के ऊपर है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसके साथ आप लोग असल में ये लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा सबक। इफ आई कुड रिमेंबर इट करेक्टली, it was something like this, that theta is greater than or equal to 0 degree and is less than 90 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, 0 डिग्री से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। और दूसरी तरफ हमारे साथ आ जाएगा that theta is actually greater than 90 degree and less than or equal to 180 degree। तो जो 90 से लेकर 180 का जो क्वाड्रेंट है उसमें आप लोगों के पास नेगेटिव वर्क डन आएगा। जीरो वर्क डन की एक केस हमने यहाँ पर बता दी कि जब एंगल आप लोगों के पास जीरो हो तब जीरो वर्क डन हो सकता है, या आप लोगों के पास फोर्स जीरो हो, एक बॉडी मोशन कर रही है। अच्छा, जीरो एंगल की आप लोगों को कुछ एग्जांपल दी जाएगी कि एक बकेट है आप लोगों के पास, बकेट आप लोगों ने वाटर से फिल किया है, एक बंदा है और उसके हाथ में एक बाल्टी है, सही है, और उसमें उसने जो है तो वो वाटर भर दिया है और ये बंदा इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वाटर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या यह बंदा वर्क डन कर रहा है? नहीं, ये बंदा वर्क डन नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्स या जो फोर्स है, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज डाउनवर्ड, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये बंदा वर्क अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। तो ये आप लोगों के पास एंगल आ जाता है। आप लोगों को इससे पहले मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात बताई कि जब वेलोसिटी आप लोगों के पास यूनिफॉर्म हो तो उस वक्त में फोर्स जीरो होता है तो वर्क डन नहीं होता, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो, ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर मैं फोर्स जितना भी अप्लाई करूं लेकिन ये दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो मेरा वर्क डन इस पे जीरो हो जाता है। एक अनयूजुअल एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक अनयूजुअल एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, और आप लोगों को ये डायग्राम दी होगी, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा इन्होंने आप लोगों को यहां पर दिया है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि वर्क डन का जो फार्मूला है वो आप लोग यहां पर लिखें। अब अगर तो आप लोग ये वाला फार्मूला इधर लिखते हो, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो ये गलत होगा इसके लिए, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर इन्होंने एंगल दिया है। एक ट्राइंगल में हमारे पास अगर ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड हमारे साथ परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर पर हमारे पास y कंपोनेंट होता है, सही है, एंड थीटा के जो पैरेलल साइड है दैट इज द x कंपोनेंट। अब इन्होंने जब आप लोगों को यहां पर थीटा दे दिया है तो ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है ये ऑटोमेटिकली बन गया है एफ वाई कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली द एफ एक्स कंपोनेंट, ये जो थीटा के पैरेलल है। ओके, ट्राइंगल से आप लोगों ने समझ लेना है, थीटा अगर आप लोगों को दे दिया गया है तो थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा एंड नीचे वाला आप लोगों के पास उसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो अब यहां पर हमारे साथ वर्क डन कर रहा है द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो ये चीज आप नहीं लिख सकते, आप लोग लिखोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वाई ऑफ एंड डी। अब एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा डी, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा एफ डी साइन थीटा। इन दिस स्पेसिफिक केस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी साइन ऑफ थीटा, एंड नॉर्मली आप लोगों के पास एफ डी कॉस ऑफ थीटा होता है। अगर ये लोग एंगल ये वाला देते आप लोगों को, अगर ये वाला एंगल आप लोगों को दिया जाता
देन इट वुड बी एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि इस साइड को फिर हम लोग एफ वाई ले कंसिडर कर रहे होते हैं एंड दिस वुड बी एफ एक्स, बट एंगल आप लोगों ने उनको वहां का दिया है, तो इन चीजों पे आपने गौर कर लेना है। एक एमसीक्यू है, एट व्हाट एंगल वर्क डन इज ग्रेटर, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो वर्क डन आप लोगों का ग्रेटर होगा एट 20 डिग्री। जितना एंगल जीरो के करीब होगा उतना ही आप लोगों का वर्क डन मैक्सिमम होता जाएगा, क्योंकि जीरो के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, स्मॉलेस्ट यूनिट आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, मैंने आप लोगों को कहा कि एनर्जी एंड वर्क को हम लोग यूनिट भी इनका सेम है एंड ज्यादातर ये सेम क्वांटिटीज मैथमेटिकली दोनों सेम क्वांटिटीज है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इसका फर्क है, इक्वल है एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ा आप लोगों के पास किलोवाट आर है, उससे छोटा जूल है, उससे छोटा अर्ज है और सबसे छोटा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, एक दूसरा एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय अर्थ ऑन मून। ये समझने की बात है, ये आप लोगों के पास अर्थ है, इफ यू कुड सी इट राइट हेयर, और ये आप लोगों के पास मून है। अब अर्थ जो है तो वो मून पर टुवर्ड द सेंटर फोर्स अप्लाई करता है और मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करता है, सही है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री के ऊपर हमने कहा था दैट वर्क डन इज जीरो। तो अगर तो आप लोगों के पास अर्थ और मून का केस आ जाए या सेंट्रिपिटल मोशन का केस आ जाए कि सेंट्रिपिटल फोर्स आया, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है ओके, अर्थ का सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क अप्लाई नहीं करता, वर्क परफॉर्म नहीं करता ओके, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ते हैं कि हमने वर्क डन को ग्राफ से किस तरह निकालना है। तो ग्राफ में आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया होगा, तो सिंपली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वर्क डन, इक्वल टू द वर्क डन। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास इक्वल होगा टू दी वर्क डन, और एरिया का आप लोगों को पता है दैट इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आप लोगों का एफ है एंड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के ऊपर। तो आप लोगों को अगर एमसीक्यू में ग्राफ दिया गया हो तो सिंपली फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास वर्क डन आ जाएगा। दिस इज फॉर द कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में आप लोगों के पास इस तरह का कोई एमसीक्यू आता है दैट ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 4i प्लस 6j, I शो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ x प्लेन एंड j शो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ y प्लेन। इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट 2 3, ये आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं उस पॉइंट के, टू पॉइंट 5 2, दिस इज नॉट 15, दिस इज एक्चुअली 5 2, 5 नेगेटिव 2 है ओके। देन द वर्क डन इज व्हाट। तो सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आप लोगों का 5 नेगेटिव 2 है एंड इनिशियल पोजीशन इज 2 3। तो 5 से हम 2 को माइनस करेंगे इन द एक्स डायरेक्शन, 5 एक्स प्लेन में हमें बता रहा है एंड जो 2 है दिस इज द वाई प्लेन वाला कोऑर्डिनेट। तो x को x से माइनस करोगे, y को y से माइनस करोगे ओके। तो 5 माइनस ये वाला 2 हम यहां पर लिख देंगे, ये हो जाएगा, बीच में पॉइंट ये कॉमा लग जाएगा एंड नेगेटिव 2 से हम 3 को माइनस करेंगे, सो नेगेटिव 2 नेगेटिव 3। अब इससे हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे एंड दैट वुड बी 3 कोऑर्डिनेट नेगेटिव 2 नेगेटिव 5। ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास, ये हमारे पास अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके। तो फोर्स वेक्टर हमारे पास क्या था, हमारे पास 4i प्लस 6j है, 3 यहां पर हमारे पास i को शो करता है, 5 हमारे साथ j को शो करता है। तो मैंने आपसे कहा कि x प्लेन वाला x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y प्लेन वाला y प्लेन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय
क्या है हमारे पास 3 है एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, इन दोनों को आप प्लस करोगे। अच्छा, इन दोनों को आप प्लस करोगे एंड 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, तो 6 इंटू -5, 4 3 आर 12 प्लस 6 इंटू -5 इज -30। अब 12 और 30 को आप लोगों ने प्लस कर देना है। ये आप लोगों का वर्क डन अलोंग द एक्स डायरेक्शन है एंड दिस इज वर्क डन अलोंग द वाई डायरेक्शन। अब चूंकि W हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली इन दोनों वर्क डन को प्लस कर देंगे और हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो 12 -30 ये हमारे साथ बन जाएगा -18 जाउल्स का वर्क डन। तो आप लोगों के पास -18 जाउल्स का वर्क डन आ जाएगा। इससे सिंपल आप लोगों ने ये करना है कि जो आई के डायरेक्शन में जो वैल्यू हो उसको आई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो जे की वैल्यू हो उसको अपने जे डायरेक्शन वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड बाद में दोनों को प्लस कर देना है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करते वक्त कांस्टेंट नहीं रहता। लेट सपोज हम अगर आपको रॉकेट की मिसाल लें तो वहां पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो जितना डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो उतना फोर्स में क्या होता है, फोर्स कम अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। सही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इस तरह हमारे पास स्प्रिंग का जो फोर्स है तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स उस पर बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ आता है कि फोर्स जो है तो वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहता। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम जो डिस्टेंस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने डिवाइड किया, ये हमने डिवाइड किया, और हम सपोज कर लेते हैं, हम इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकुलर फोर्स है उस डिस्टेंस के लिए दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम तीसरा, चौथी, पांचवी, छठी इस तरह के डिविजन्स कर लेते हैं। फिर हम हर डिस्प्लेसमेंट के लिए अपना वर्क डन फाइंड करते हैं, यानी वर्क डन 1 बराबर होगा F1 डेल्टा D1, वर्क 2 बराबर होगा F2 डेल्टा D2, इस तरह वर्क 3 बराबर होगा F3 डेल्टा D3। सही, इस तरह जाते जाओ, जब पूरा कवर हो जाए एट द एंड हम वर्क डन टोटल कर देते हैं, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3। सारे वर्क डन को आप इसमें प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाता है। अब एक तो इस किस्म का ग्राफ तो खैर आप लोगों को पेपर में नहीं दिया जाएगा, बट सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम लोग डिस्टेंस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और तब तक तकसीम करते रहते हैं जब तक हर पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। सही है, लेकिन एमसीक्यू में आप लोगों को इस तरह का कोई ग्राफ दिया जा सकता है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो फोर्स वेरिएबल है, छोटी वैल्यू से वो बढ़ रहा है, लेकिन जो इंक्रीज है इंक्रीज यूनिफॉर्म आ रहा है। तो अब इसको आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास एक ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज द ट्राइंगल, ये उसकी हाइट है और इसको आप लोग फाइंड करोगे फ्रॉम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाले इक्वेशन से। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ L इंटू ब्रेथ। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हाफ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का आप लोगों ने हाफ ले लेना है। दिस वाज ऑल अबाउट द वेरिएबल फोर्स। अब आते हैं ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ वर्क विच इज वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया गया है, द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वो स्पेस जिसमें अर्थ दूसरी बॉडीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक दूसरी क्वांटिटी का इन्होंने जिक्र किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इनको डिफाइन किया गया है that the gravitational force per unit mass is known as the gravitational field strength।
यानी आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको जब आप लोग मास पे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगा। अब अगर तो आप लोगों ने स्टडी की हो एफ इज इक्वल टू एम ए की, न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन आप लोगों के पास है, एक्सेलरेशन आप लोगों के पास बन जाता है फोर्स पर यूनिट मास। तो ये वही एक्सेलरेशन है जिसको इन्होंने दूसरा नाम दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और वो बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। एंड इसका जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट आप लोगों के पास मास पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। So gravitational field strength and gravitational acceleration are both same things, okay? फिर इन्होंने कुछ MCQ पॉइंट्स लिखे हैं और वो ये है कि if a body is displaced in the horizontal direction, work done by G is 0। उसकी वजह ये है कि gravitational force is always toward the center of the earth, नीचे की तरफ है। तो अगर इस मार्कर को मैं इस तरीके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस मार्कर के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो वर्क डन इज देयरफॉर 0। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये मार्कर है, इसको अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स नीचे है एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है इस मार्कर के ऊपर, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव mgh। नेगेटिव mgh कहां से आया हमारे पास? हमारे पास आया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोगों ने हाइट लिखा एंड फोर्स की जगह पर हम लोगों ने लिखा mg, जो इस इक्वेशन से हमारे पास आता है f इज इक्वल टू ma। उसके बाद हम कहते हैं कि इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव का साइन इसलिए क्योंकि cos 180 डिग्री यहां पर इस्तेमाल होगा। इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द w बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, 0 डिग्री का एंगल आएगा अगर ये मार्कर है और ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ है, मार्कर भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कर रहा है, तो आपके पास पॉजिटिव वर्क डन आएगा विच इज इक्वल टू mgh। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन इसी तरह किया जाता है कि द फील्ड वेयर द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप जिस भी पाथ से वर्क डन करें, वर्क डन हर पाथ के केस में आपके पास सेम आएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ 0 होता है। एक तो ये बात हो गई कि जब आप एक जगह से स्टार्ट लेंगे इस मार्कर को, ये मैंने नीचे कर दिया, ये मैंने उस साइड की तरफ लेके गया, फिर ऊपर लेके गया और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लेके आ गया, तो इस मार्कर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड ने 0 वर्क डन किया है। सही है, ये बात हो गई। एंड दूसरी बात ये है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यहां पर मेरे पास एक पाथ है, एक मोशन है। हम ऐसा करते हैं कि हम सी से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो हम लेके चले जाते हैं बी की तरफ एंड देन वो हम लेके जाते हैं ए की तरफ, ये आपका पाथ 1 है। या फिर हम ऐसा करते हैं कि डी की तरफ लेके चले जाते हैं और फिर ए की तरफ लेके आते हैं, ये आपका पाथ नंबर 2 है। अब सी से बी की तरफ जो वर्क डन था वो तो 0 हो गया, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है, आपने हॉरिजॉन्टल मोशन किया है। जो बी से आप लोग लेके गए थे ए की तरफ, वो हो जाएगा नेगेटिव mgh, क्योंकि ऑपोजिट ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, तो नेगेटिव mgh आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। अब जब आप लोग ने सी से डी की तरफ, अब हम पाथ 2 की बात कर रहे हैं, जब हम सी से डी की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव mgh हो जाएगा। सही है, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। लेकिन जब हम फिर डी से ए की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो दोनों केसेस में, दोनों पाथ में हमारे पास वर्क डन इज सेम। अब ये तो थी रेक्टेंगुलर पाथ। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं ट्राइंगुलर पाथ लेता हूं, ये ए है मेरे पास, ये सी है और ये बी है। एक में इसने सी की तरफ लेके गया बॉडी को और फिर वो ए की तरफ लेके गया, एंड दूसरे में वो डायरेक्ट ए की तरफ लेके गया। तो अब सी से जब ये बी की तरफ जाएगा वर्क डन आपके पास 0 है, बी से जब ये ए की तरफ जाएगा वर्क डन आप लोगों के पास नेगेटिव mgh है। सही है, जब सी से ए की तरफ ये जाएगा तो आपके पास फोर्स के 2 कंपोनेंट अप्लाई होते हैं इस बॉडी के ऊपर। 2 कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अप्लाई होते हैं क्योंकि आप इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो। एक अप्लाई हो रहा है आपका फोर्स एक्स कंपोनेंट। अब
चूंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग थीटा यहाँ पर ले रहे हैं, ओके, थीटा हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसलिए ये एफ एक्स बन जाएगा। और एक आपका अप्लाई हो रहा है वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन, और बुक में आप लोगों की लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स है, लेकिन उसको छोड़ दें, मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ लें। एफ वाई जो है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग द वर्क। जब आप लोग ऊपर लेके जा रहे हो, सही है, तो इस डायरेक्शन में जो वर्क डन है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ऑलरेडी इज इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सॉरी यहाँ पर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, याद साता। अब जब हम सी से ए की तरफ लेके गए हैं बॉडी को, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक इसका ये कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जब हम थीटा लेंगे तो ये हमारे पास डी एक्स बन जाएगा, एंड एक ये कंपोनेंट है विच इज डी वाई। थीटा हमने यहाँ पर लिया इसलिए डी एक्स बन रहा है, ओके। अब जो डी वाई कंपोनेंट की वजह से जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, वो ऑलरेडी जीरो है, बिकॉज दैट इज क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू द, दैट इज परपेंडिकुलर टू जी। इसलिए इस इसकी वजह से जो वर्क डन अलोंग द एक्स डायरेक्शन हो रहा है वो जीरो है, सही है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ओनली इन ओनली वर्क डन अलोंग द वाई डायरेक्शन, एंड वर्क डन अलोंग द वाई डायरेक्शन नेगेटिव एम जी एच के इक्वल है। तो ये बॉडी जब आप इस तरह लेके जाएंगे, तो इस बॉडी का ये जो स्लाइडिंग मूवमेंट है, इस पे जो वर्क डन हुआ है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं, एंड हम सिर्फ लेंगे कि ये बॉडी की हाइट में इंक्रीज आई है। तो ये आप लोगों के पास ये आ गई। अब एक दूसरी चीज है कि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ हमारे पास जीरो किस तरह आता है, वो भी हम लोग इसी से ले लेते हैं, सही है। जब बॉडी आप लेके गए सी से बी की तरफ, तो वर्क डन आपका जीरो है, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। बी से जब आप लोग ए की तरफ लेके गए तो नेगेटिव एम जी एच का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। ए से जब आप लोग डी की तरफ लाए जीरो हुआ। डी से जब आप लोग सी की तरफ लाए, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा, एंड वर्क डन आप लोगों का एम जी एच होगा। ये पॉजिटिव एम जी एच नेगेटिव एम जी एच एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, वर्क डन आप लोगों का जीरो हो गया। तो ये दो बातें तो प्रूफ हो गई हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप लोगों का जो वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, एंड अलोंग द क्लोज्ड पाथ इट इज जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड्स कुछ हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों की कंजर्वेटिव फोर्सेस में से आती हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आप लोगों का एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। अब फ्रिक्शन किस तरह नॉन कंजर्वेटिव है, आप लोगों के पास ये डेस्टिनेशन है अल्टीमेट ए, ये आप लोग इस तरह लेके चले गए, और फिर आपने बॉडी इस तरह लेके गई, बॉडी आप लोग सी से लेके गए बी की तरफ, और बी से आप लोग लेके गए ए की तरफ। तो इस पाथ के ऊपर भी फ्रिक्शन आया, इस पाथ के ऊपर भी फ्रिक्शन आया, सही है। और एक आप लेके गए बॉडी डायरेक्टली फ्रॉम सी टू ए, सही है। तो एक आप लोगों के पास ये पाथ है, पाथ टू, ये आप लोगों का पाथ वन था। अब अगर देखा जाए तो पाथ वन बड़ा है फ्रॉम पाथ टू, तो जो बड़ा है, ज्यादा टाइम के लिए आप चीज को घसीट रहे थे, तो पाथ वन पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा एज कंसिडर टू पार्ट टू जो कि छोटा है, सही है। तो फ्रिक्शनल में आपका ये वाला वर्क डन इस वाले वर्क डन के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस का भी है, जितना आप पाथ बढ़ाओगे उतना ही एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेंशन, टेंशन हम वायर में लेते हैं, वो भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉर्मल फोर्स जो कि ग्रेविटी के ऑपोजिट होता है, दैट इज आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एंड प्रोपल्शन, जितना भी आपका मोटर का प्रोपल्शन का फोर्स है जो चीजों को धकेलता है, दैट इज आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क डन। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक पावर को। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, एंड ये है पावर। एक छोटा सा टॉपिक है, इज नॉट दैट मच, उसमें कुछ मुश्किल है नहीं, सारी रट्टे वाली चीजें हैं, ओके। रट्टा भी नहीं, बस आप एक बार समझ लें तो आपके लिए काफी है। डिफाइन किया गया है वर्क डन पर यूनिट टाइम को। पावर की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो एफएससी वाली बातें हैं कि एक बंदा जो है एक काम कर रहा है 10 सेकंड के अंदर, और एक बंदा एक काम कर रहा है 1 घंटे के अंदर। तो हम दोनों का वर्क डन तो सेम है, लेकिन
अब इसको डिफरेंशिएट किस तरह किया जाए, तो डिफरेंशिएशन के लिए आ गई हमारे पास पावर की क्वांटिटी, हमने टाइम को बीच में डाल दिया, तो हम कह रहे हैं कि जो बंदा ए है जिसने 10 सेकंड में काम किया है इसका पावर ज्यादा है। तो हम सिंपली वर्क को ले रहे हैं और उसको टाइम के ऊपर डिवाइड करें, जितना वर्क उन्होंने किया है द टोटल वर्क उसको डिवाइड कर दिया है आपने टोटल टाइम के ऊपर। सही है, तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब मैंने कहा था कि वर्क डन इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर वर्क डन कर रहा होता है तो ये असल में अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहा होता है। तो हम ये सब भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट यानी टाइम के साथ आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को देख रहे हो। इसके अलावा हम इसको एक तीसरे डिफिनीशन के साथ वो करते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, तो ये भी वर्क पावर ही के इक्वल है, और ये असल में आपके इस इक्वेशन से निकलता है। आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास मीटर है, एंड वो जब आप डिवाइड करोगे टाइम के ऊपर तो आपके पास क्या आएगा, वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी की क्वांटिटी आएगी। उसके बाद यूनिट्स हैं मुख्तलिफ। सबसे पहला यूनिट जो ऐसा यूनिट है दैट इज वाट। वाट को हम डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। जब एक बॉडी 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क परफॉर्म करती है तो जो पावर होती है वो इक्वल होती है 1 वाट के। इसके अलावा एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का यूनिट है हॉर्स पावर, जो कि इंग्लैंड वगैरह और यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे पास इक्विवेलेंसी उसकी ये है कि 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट्स के, और इसी तरह द अदर वे अराउंड फिर 1 वाट बराबर होगा 1 वाट would be equal to 1 divided by 746 हॉर्स पावर। यानी 7 हॉर्स पावर को अगर आप 746 हिस्सों में तकसीम करोगे तो उसका एक हिस्सा आपके पास वाट के बराबर है। एफपीएस सिस्टम में एक दूसरा यूनिट है फुट पाउंड पर सेकंड। ओके, फुट पाउंड पर सेकंड। फुट आपने इस्तेमाल किया डिस्प्लेसमेंट के लिए, फोर्स के लिए आपने पाउंड इस्तेमाल किया, और टाइम वही सेकंड है। तो इसकी इक्विवेलेंसी कुछ यूं आती है कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है, और 746 वाट्स इक्वल होते हैं 550 फुट पाउंड पर सेकंड के। यानी फुट पाउंड पर सेकंड जो है तो वो एक बड़ा यूनिट है। ओके, हॉर्स पावर के साथ अगर आप देखें तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 550 फुट पाउंड्स पर सेकंड के। अच्छा, अब आपकी लोगों की बुक ने आप लोगों के बुक ने एक और चीज मेंशन की है, वो है यूनिट ऑफ एनर्जी को। पावर का जो आपके पास ये वाला फार्मूला है, P इज इक्वल टू वाट वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस टाइम को जब आप लोग यहाँ पर ले आओ और ये आपके पास बन जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल होता है वर्क के। पावर मल्टीप्लाई बाय द टाइम इज इक्वल टू द वर्क या इज इक्वल टू द एनर्जी। तो यहां से आप लोगों के पास वाट आ गया और टी की जगह पर आप लोगों के पास सेकंड आ गया। तो वाट सेकंड इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ व्हाट, द यूनिट ऑफ एनर्जी और द यूनिट ऑफ वर्क डन। वाट सेकंड आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आता है इसी की उस पे बेस पे, और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर। किलो वाट आपका पावर है, आवर आपका टाइम है। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। किलो वाट आर किस चीज के इक्वल है, किलो की जगह हम लिख देते हैं 10 पावर 3 वाट लिख लेते हैं, एंड आवर हमारे पास 3600 सेकंड्स के बराबर है। तो वो बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड्स के, और ये बराबर है 1 जूल के। फ्रॉम दिस इक्वेशन पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू द वाट। सही है, वाट नहीं सॉरी वर्क डन, ये 1 जूल के इक्वल है। इसको अगर हम क्लासिफाई करें, सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे साथ बन जाता है 3.6 मेगा वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल्स। ये 1 जूल नहीं है, दिस इज एक्चुअली किलोवाट आर। किलोवाट आर को हमने खोल के यहाँ पर आपको बता दिया है।
तो किलोवाट आवर जो है वो बराबर होता है 3.6 मेगा जाउल्स के। सही है। अब आप लोगों से वाट आर का भी पूछा जा सकता है, तो फिर आप लोग ये नहीं करोगे, फिर आप सिर्फ 3600 वाट्स के इक्वल हो जाएगा, 3600 जाउल्स के इक्वल हो जाएगा इफ आपको दिया गया हो वाट आर। इफ सिंपल वाट आवर दिया गया हो तो ये 10.3 इसके साथ नहीं लगेगा एंड सिंपली ये बन जाएगा 3600 जाउल्स। पावर इन केस ऑफ हाइट, अगर आपको इक्वेशन में हाइट दी गई है या आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो फिर आप पावर का ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड। एंड पावर इन केस ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर आपसे या कहीं पर फ्लूइड की बात की जा रही हो तो उस वक्त में आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, पावर इज इक्वल टू m, ये वाला पावर इज इक्वल टू रो, दिस इज डेंसिटी वॉल्यूम gh डिवाइडेड बाय द टाइम। अच्छा, इसमें एक चीज मुझसे मिस हो गई है एंड दैट इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं, दैट इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस पावर। एक है एवरेज पावर जो P एवरेज है, वो तो आपका टोटल वर्क डन, जितना वर्क किया है उसको आप डिवाइड कर दो टोटल टाइम के ऊपर, तो आपके पास एवरेज पावर आ जाएगा। और एक है आपका पावर इंस्टेंटेनियस पावर, एक बंदा वर्क डन कर रहा है बट ड्यूरिंग द टाइम लाइन एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर इस बंदे ने कितना वर्क डन किया है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर करेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। सही है। एक बंदा 10 सेकंड के लिए वर्क डन कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसने 1 सेकंड में कितना वर्क डन किया, तो ये उसका इंस्टेंटेनियस हो गया। अब 1 सेकंड में भी मैं कहूं कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में इसने कितना वर्क किया है, इंस्टेंटेनियस पावर उस 10वें हिस्से के भी 10वें हिस्से में इसने कितना वर्क किया है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस पावर में कहते हैं कि पावर इज इक्वल टू, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी टाइम हम इतना कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने वर्क डन या फिर एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन टाइम, इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। दिस वाज ऑल अबाउट पावर, इसमें और कुछ खास था नहीं। आपको मैं 24 MCQs यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे PDF फॉर्म में, वो आप लोग सॉल्व करें और इंशाल्लाह वर्क डन का और पावर का जितने भी MCQs आ सकते थे वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसमें कुछ खास है नहीं। अनाउंसमेंट ये करनी है कि इस चैप्टर का सिर्फ एक लेक्चर रह गया है, दैट इज ऑन एनर्जी और उसके जो मजाफात में जो टॉपिक्स हैं वो एक लेक्चर का काम है, दैट वुड बी इंशाल्लाह अपलोडेड ऑन वेडनेसडे। और फ्राइडे के दिन 28 ऑफ मार्च को, फ्राइडे 28 ऑफ मार्च को आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर टेस्ट होगा ऑफ 100 MCQs और उसकी फर्दर डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। इस नंबर के साथ आपने कांटेक्ट करना है। एंड तीसरी बात मैंने ये करनी थी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसके अंदर एक ग्रुप है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं अनाउंसमेंट्स करता हूँ। अगर कोई लेक्चर मिस हो रहा है या लेक्चर आ रहा है तो वो वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा नोट्स वगैरह भी मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। एंड ये है कि उसके अंदर एक ग्रुप है, वो आप ज्वाइन करें तो उसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में